कितना प्रोसेस बता दिए थे, 5 तरीके का बता दिए थे कि भोजन से लेके आप अगर निष्कासन तक आते हैं तो वहां तक होना चाहिए टोटल कितना विधि, 5 विधि होना चाहिए। और इन 5 विधि में से हम आपको क्लियर रूप से बताए थे कि सबसे पहला होता है जिसका नाम होता है क्या चीज, इंजेशन। नाम क्या चीज होता है, इंजेशन। दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, डाइजेशन। क्या नाम कहते हैं, डाइजेशन। और तीसरा जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, एब्जॉर्प्शन। क्या चीज कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चौथा होता है जिसका नाम होता है एसिमिलेशन। क्या नाम होता है, एसिमिलेशन नाम होता है। और अगला आपके पास होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन। अब इसके अंदर सभी बात को हम बता दिए थे आपको कि इंजेशन आपका होता क्या है, डाइजेशन आपका होता क्या है, एब्जॉर्प्शन आपका होता क्या है, एसिमिलेशन होता क्या है, दूसरा क्या चीज, एक्सक्रेशन आपका होता क्या है। जैसे कि मान लिया जाए अगर इसके अंदर हम बात किए कि अगर कोई यहाँ पर एक मानव है, क्या चीज है, मानव है, और ये मानव मान लिया जाए कि चावल खा रहा है। क्या खा रहा है, चावल, या इसके अंदर ये दूध भी खा रहा है, या इसमें सोयाबीन भी खा रहा है, या और कुछ भी इसके अंदर ये और भी इत्यादि सब मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस कार्बोहाइड्रेट से क्या, सॉरी, इस चावल से बताइए इसको कार्बोहाइड्रेट मिला कि नहीं मिला, मिल गया। दूसरी बात, इसके ये जो दूध था, ये दूध से इसको प्रोटीन मिला कि नहीं मिला, आया ना। और तीसरा बात, इसके अंदर सोयाबीन था, इससे भी इसको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिला। अगर हम कह दें कि ये भोजन चावल अगर लिया है तो मानव पहले लेने से पहले क्या चबाएगा कि नहीं चबाएगा, तो ये लाएगा कहाँ में भोजन, ये मुंह के अंदर। कहाँ लाएगा भोजन, मुंह के अंदर। जब मुंह के अंदर लाएगा तो ये मुंह के अंदर भोजन लेना और पेट तक पहुंचाने की प्रक्रिया पहला होता है जिसका नाम होता है क्या चीज, इंजेशन। क्या नाम होता है, इंजेशन। और एक बात हम कल भी पिछले क्लास में बताए थे कि जो आपका ये मुंह है तो मुंह के अंदर पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। नाम बोलिए किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और कितना % पाचन होता है, केवल और केवल कितना %, 30%। या कभी कभी परसेंटेज ना दे दे आपको और आपको कहे कि आंशिक रूप, कौन सा रूप कह दे, आंशिक रूप, तो आप ये कहिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन होता है कहाँ, मुंह के अंदर। कहाँ होता है, मुंह के अंदर। और बचा हुआ जितना भाग है वो पाचन होता होगा अलग अंग में, जहां पर कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो पूर्ण रूप से पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। और जो शीघ्र रूप से जल्दी जल्दी जो पाचन होता है वो आपका होता है एक अंग जिसका नाम क्या होता है, अमाशय होता है। क्या होता है, अमाशय। और ज्यादातर यही दोनों जगह से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट पचना शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप याद रखिएगा शुरुआत कहाँ से होता है, मुंह से होता है। कहाँ से होता है, मुंह से। अब एक बात गौर कीजिए, इंजेक्शन एक बात समझ में आ चुका, भोजन कहाँ चला गया, अमाशय में। अब यहीं से हमको शुरू करना था आज अमाशय। क्या करना था, अमाशय। अब एक बात देखिए यहाँ पर, जब भी अमाशय की बात होगी, किसकी बात होगी, अमाशय, या इसी अमाशय को हम लोग कहते हैं पेट, या इसको हम लोग कहते हैं स्टोमिक। क्या चीज कहते हैं, स्टोमिक। देखिए गौर से समझिएगा, आपका स्टोमिक है या नहीं है ये बताइए, किधर है, ये साइड, तो ये साइड पूरा पेट है, पूरा पेट नहीं है, ये साइड में पेट है सर। ये छोटा सा भाग होता है पेट का, बाकी आंत वात छोटी आंत बड़ी आंत सब भरा हुआ है। ये छोटा सा भाग होता है पेट का जो अपर साइड के लेफ्ट साइड में मौजूद रहता है। जैसे ये आपका पेट है ना, पेट है, इसको 4 भाग में टुकड़ा कर दीजिए, एक ऐसा टुकड़ा कीजिए, एक ऐसा टुकड़ा कीजिए, ठीक। जो सबसे इधर वाला भाग होगा, ये वाला भाग, यहीं पर आपका मौजूद होता है स्टोमिक। मौजूद क्या होता है, स्टोमिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय। ये इसको आप पेट भी कह सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर, अगर ये अमाशय की बात करें तो अमाशय के अंदर भोजन आ चुका है। क्या आ चुका है, भोजन आ चुका है। तो इस भोजन को पचाने के लिए अमाशय के अंदर एसिड रहता है। क्या रहता है, एसिड। मतलब इसके अमाशय के अंदर जो एक एसिड रहता है, एक अम्ल रहता है। क्या रहता है, अम्ल। और इसी अम्ल को हम लोग कहते हैं HCl। क्या कहते हैं, HCl। और इस HCl का पूरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम बोलिए कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम बोलिएगा कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्चुअल में पाया किसके अंदर जाता है, अमाशय के अंदर। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी भोजन का पाचन प्रारंभ होगा इसके किसके अंदर, अमाशय के अंदर। किसके अंदर, अमाशय के अंदर। तो भोजन को पचाने के लिए इस अमाशय में जो एक माध्यम चाहिए होता है वो माध्यम होना चाहिए कैसा, अम्लीय माध्यम, या उसी को हम लोग कहते हैं एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम कहते हैं, एसिडिक मीडियम। जब तक एसिडिक मीडियम होगा नहीं
तब तक आपके अमाशय में भोजन की पाचन प्रक्रिया नहीं होगी। और भोजन को पचाने के लिए आपके पेट के अंदर एसिड होना या अम्ल होना आवश्यक है। और इस अम्लीय माध्यम को देने के लिए आपके अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl। और इस HCl का नाम बोलिएगा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बार फिर बोलिए कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HCl। ये HCl पाया कहाँ जाता है, अमाशय में। और यही अमाशय में इस HCl की मौजूदगी के कारण ये कैसा माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय। और अगर अम्लीय माध्यम हुआ तभी आपका कोई भी भोजन का चीज होगा वो आसानी से क्या करेगा, पच जाएगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमाशय में अगर भोजन को पचाना होगा तो कौन सा माध्यम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आप कहिएगा अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम, अम्लीय। अमाशय में अम्लीय माध्यम क्यों है, तब आप कहिएगा कि अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl। और इस HCl का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम बोलना कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण ये अमाशय के अंदर जो माध्यम होता है वो कैसी माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम। अब ये अम्लीय माध्यम एक काम तो कर दिया कि भोजन को पचाने का काम किया। किसको पचाने का काम किया, भोजन को पचाने। एक काम और करता है, जैसे कि मान लिया जाए आप कल भोजन करा रहे थे जब हम, तो भोजन के अंदर तरह तरह का मटेरियल था कि नहीं था, तरह तरह का मटेरियल था। और इस भोजन के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर क्या बहुत सारे सूक्ष्मजीव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। चाहे ये सूक्ष्मजीव हानिकारक वाला होगा या तो क्या होगा, कोई फायदेमंद वाला होगा। दो ही प्रकार की सूक्ष्मजीव होगी। यदि सूक्ष्मजीव हानिकारक वाला होगा तो हमको नुकसान कर सकता है, यदि कोई सूक्ष्मजीव फायदा वाला होगा तो वो हमारे शरीर को फायदा दे सकता है। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो हमारे खाने के अंदर कुछ न कुछ सूक्ष्मजीव होता है और वो हानिकारक सूक्ष्मजीव होता है। ये अगर हमारे शरीर के अंदर जिंदा फॉर्म में चला जाएगा तो हमारे पेट को नुकसान कर सकता है या हमको तरह तरह का रोग उत्पन्न करा सकता है। तो इन सूक्ष्मजीव को मारना होगा कि नहीं मारना होगा। यदि आप एक चीज सोचिए कि अगर आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं और आपका भोजन आपके डाइनिंग टेबल पर खुला पड़ा हो तो उसके अंदर सूक्ष्मजीव आने की संभावना है या नहीं है, है। अगर ये संभावना है तो अब अगर बिना कुछ, ऐसा नहीं तो भोजन खुला हुआ था बाद में भोजन को धो लेंगे फिर खाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या डायरेक्ट आएंगे और स्टार्ट कर देंगे भोजन को खाना। लेकिन क्या ये खुला हुआ भोजन था या नहीं था, था। इसका मतलब उसके अंदर आने की संभावना है सूक्ष्मजीव का। और सूक्ष्मजीव बताए दो ही तरीके का हो सकता है, चाहे तो हानिकारक चाहे तो लाभदायक। और ज्यादातर चांसेस ये होता है कि जो सूक्ष्मजीव खाने पर आएगा वो हानिकारक वाला होगा और जो हानिकारक होगा वो हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान करेगा। जब नुकसान करेगा तो हमारे शरीर के अंदर ये सूक्ष्म जाने से मना करना होगा। तो मना करने के लिए हमारे पास ये तो है नहीं कि सूक्ष्मजीव को कॉल करें कि हम खाने आ रहे हैं बाबू हट जाओ हम खाना खाएंगे, हट जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब कि हमको कुछ न कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा जहां से कि इस सूक्ष्मजीव को हटाना होगा। तो अब एक बात समझिए, जैसे ही हम भोजन को लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर होता है क्या चीज, लार। क्या चीज होता है, लार। और ये याद रखिएगा ये लार जो होता है ना हल्का क्षारीय माध्यम का होता है। कैसा माध्यम का होता है, हल्का क्षारीय माध्यम का लार होता है। लार समझते हैं कि नहीं समझते। तो लार किस माध्यम का होता है, क्षारीय माध्यम का। दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज सोचिएगा कि जैसे ही भोजन आपके लार से मिला तो जितना भी सूक्ष्मजीव क्षारीय माध्यम में मरने वाला होगा तो वो क्षारीय माध्यम में मरने वाला सूक्ष्मजीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्षारीय माध्यम वाला सूक्ष्मजीव मर गया। लेकिन अभी भी जो सूक्ष्मजीव अम्लीय माध्यम में मरना होगा क्या वो यहाँ आपके मुंह में मर पाएगा क्या, नहीं। क्योंकि आपके मुंह में मौजूद क्या है, लार। लार को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सलाइवा। क्या चीज कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। और ये लार के अंदर जो भोजन मिक्स हुआ और ये लार माध्यम कैसा है इसके अंदर, क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम को होने के कारण जितना सूक्ष्मजीव अगर हानिकारक वाला होगा और ये सूक्ष्मजीव क्षारीय माध्यम में मरने को होगा तो लार उसको आसानी से क्या करेगा, मार देगा। लेकिन एक ऐसी भी सूक्ष्मजीव होगी जो कि अम्लीय माध्यम में मरेगा वो और वो क्षारीय माध्यम में जीवित रहेगा। तो ये सूक्ष्मजीव जैसे ही जाएगा तो आपको नुकसान कर सकता है। तो ये अब भोजन पचने के भोजन निगलने के बाद जाता कहाँ है, अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय में। जैसे ही भोजन अमाशय में चला गया तो यहाँ आपका मौजूद क्या है, अम्ल है। मौजूद क्या है, अम्ल। और ये अम्ल कौन सा है, HCl। कौन सा चीज है, HCl। अब अगर HCl मौजूद है तो ये अम्लीयता माध्यम को दिया कि नहीं दिया। अब जो सूक्ष्मजीव यहाँ जो था, अब ये सूक्ष्मजीव अम्लीय माध्यम से जैसे मिलेगा तो ये इसको किल करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना,
किल करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात यहां पर समझिए कि जैसे ही किल किया आपका भोजन शुद्ध होगा कि नहीं होगा। तो ये अपना शरीर इतना काम कर रहा है कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप भोजन खुला रख दिए। आप क्या रख दिए? भोजन खुला हुआ। भोजन खुला हुआ रहने के बावजूद आपका शरीर कहता है कि हम किसी भी हाल में आपको बीमार नहीं होने देंगे, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं हमको बीमार करो, ये तो चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो भोजन ढक के जाते, ये तो करके जाते, क्योंकि खुलने के बाद हमारा शरीर इतना इतना काम कर रहा है। अब उसी तरीके से अब कहोगे सर कि ये सूक्ष्मजीव सब मार ही देता है, क्षारीय माध्यम ही मर गया, अम्लीय माध्यम ही मर गया, तो भोजन ले लेने के बाद पेट खराब क्यों हो जाता है? आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जब भोजन यहाँ क्षारीय माध्यम में भी सूक्ष्मजीव को मार दिया और अम्लीय माध्यम में भी सूक्ष्मजीव को मार दिया, तो हमारा शरीर को तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भोजन करते हैं तो इसी सूक्ष्मजीव के कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर आपके भोजन में ज्यादा मात्रा में सूक्ष्मजीव हो जाए, या अगर आपके भोजन में ये सूक्ष्मजीव हानिकारक वाला बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाए या खराब भोजन हो, तो सूक्ष्मजीव की संख्या तो बढ़ जाएगी, सूक्ष्मजीव की संख्या बढ़ जाएगी। अब जैसे ही सूक्ष्मजीव की संख्या बढ़ेगी तो जितना लार मारना चाहिए था क्षारीय माध्यम में, एक तो इतना ये मार नहीं पाया, दूसरी बात जितना अम्लीय माध्यम में इसको मार देना चाहिए था ये नहीं मार पाया। बचा हुआ क्या आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जो सूक्ष्मजीव नहीं मर पाया वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वही बढ़ा हुआ सूक्ष्मजीव आगे आपके शरीर को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? नुकसान। इसलिए कहा भी जाता है कि भोजन को करने से पहले भोजन को अच्छी तरह साफ सफाई देख लेना चाहिए। आपको आगे चलकर एक बात भी पढ़ाएंगे, भोजन का संरक्षण, कि कैसे भोजन को संरक्षण किया जा सकता है। आम को संरक्षण पिछले 2013, 14, 15 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अचार बनाने से पहले शीशे की बर्तन को जो है ना धूप में सुखाना चाहिए। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर जो नमी रहती है ना, वो नमी को क्या करना होता है? खत्म करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है। तो भोजन का संरक्षण है। उसी हिसाब से इसके अंदर भी यदि आपको बोल दिया जाए कि भोजन को पचाने हेतु या भोजन को पचाने के लिए इस अमाशय के अंदर कौन सा माध्यम होना चाहिए, तो आप कह दिएगा कौन सा माध्यम? अम्लीय माध्यम। इस अम्ल का दो काम आपको बता चुके हैं। पहला बताए हैं कि सूक्ष्मजीव को मार देता है, दूसरा काम बताए कि भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा काम आप यहाँ पर समझिएगा। तीसरा काम जो होता है, मान लिया जाए कि इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम होता है। क्या चीज होता है? एंजाइम। कल आपको बता चुके हैं एंजाइम कहते किसको हैं। और ये जो एंजाइम होता है ना, ये आपके भोजन को, हर एक भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये एंजाइम एक्चुअल में शुरुआत में जब भोजन नहीं रहता है तो फिर भी आपके शरीर में मौजूद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। जब ये एंजाइम आपके शरीर में मौजूद होगा तो इस वक्त ये अक्रियाशील रहता है। कैसा रहता है? अक्रियाशील। नाम बोलिए कैसा चीज? अक्रियाशील। ये इसको हम लोग कहते हैं इनएक्टिव। क्या चीज कहते हैं? इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही इस पर HCl के प्रभाव में आता है, अमाशय के पास भोजन को पचाने के लिए एंजाइम आता है, तो ये क्रियाशील हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्रियाशील। नाम बोलिए कैसा? क्रियाशील। और ये हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एक्टिव। जब मतलब भोजन के अंदर एंजाइम एक्टिव हो गया तो क्या भोजन को पचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहीं पर एक नाम दिया गया कि जब कोई एंजाइम अक्रियाशील अवस्था में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रो एंजाइम। क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम। लेकिन यही एंजाइम जब HCl के कांटेक्ट में आता है, ये एक्टिव हो जाता है और ये बन जाता है क्या चीज? एंजाइम। तो अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो HCl है वो कितना काम किया? 3 काम। पहला काम क्या? भोजन को पचाने में काम किया, जितना भी सूक्ष्मजीव का उसको मारने का काम किया। तीसरा था कि एंजाइम को अक्रियाशील को क्रियाशील में बदलने का काम जो किया वो आपका कौन क्या है? HCl। क्या है? क्या है? HCl। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि अमाशय के अंदर शीघ्र रूप से, जल्दी रूप से भोजन पचता है। क्या होता है? जल्दी रूप से भोजन पचता है। तो कहाँ पचता है? अमाशय में। कहाँ पचता है? अमाशय में। ज्यादा मात्रा में भोजन पचता है तो कहाँ पचता है? अमाशय में। कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होगा तो कहाँ होगा? छोटी आंत में। आपका भोजन पचने की शुरुआत कहाँ से होगी? मुंह से। कहाँ से होगी? मुंह से। किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का।
और आपके पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन होगा, जो बचा खुचा है कार्बोहाइड्रेट का होगा, कुछ मात्रा में किसका वसा का होगा, लेकिन कंप्लीट रूप से जहां पचेगा वो आपकी कौन सी होगी, छोटी आंत। कौन सी होगी, छोटी आंत। जो कि अगर छोटी आंत को थोड़ा सा अगर बढ़ा के बताया जाए आपको तो ये होता है आपका पेट। क्या चीज होता है, आपका पेट होता है। और पेट के ही अंदर से इस तरीके का भाग निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। तो ये भाग होता है आपका कौन सा, छोटी आंत होता है। और छोटी आंत से ही यहाँ पर से निकलता है आपका कुछ छोटा छोटा सा और एक अंग निकलता है, और इसी अंग को हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। कौन सा आंत कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। कुछ इसी प्रकार से निकलता है, ये होता है आपका कौन सा, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। किस चीज का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था कि भैया बड़ी आंत के अंदर किस चीज का अवशोषण होता है, तो वो किस चीज का अवशोषण होता है, जल। एक बात और समझिएगा, जल जो होता है ना ये अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। इसको हम लोग कहते हैं अकार्बन पदार्थ। कौन सा कार्बन पदार्थ, अकार्बन पदार्थ। ये हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। कौन सी पदार्थ बाबू, अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ उसी को कहते हैं जिसके अंदर कोई कार्बन मौजूद नहीं होगा। और आपको पता है कि जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। क्या इसके अंदर कोई कार्बन नजर आया, क्या नहीं। तो जिसके अंदर कोई कार्बन नहीं मौजूद होगा ऐसे पदार्थ को क्या बोलिएगा, अकार्बनिक। और जल एक प्रकार की कैसी पदार्थ है, अकार्बनिक। दूसरी बात यहाँ पर समझिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में बताइए जल की मात्रा कितनी है, तो आपको बताना है 60 से 75% तक हमारे शरीर के अंदर क्या मौजूद है, जल है। कितना से कितना परसेंट, 60 से 75%। कितना परसेंट, 60 से 75% क्या है आपके शरीर में, जल है। जल कैसी पदार्थ थी, अकार्बनिक। अकार्बनिक उसी को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन पाया नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक। जैसे हम कह दें ये है आपकी मीथेन CH4। क्या है, CH4। क्या ये कार्बनिक है या नहीं है, है सर, क्योंकि इसके अंदर मौजूद क्या है, कार्बन। आपको हम कह दें कि ये एक गैस है, कैसा है, गैस CO2। क्या ये कार्बनिक है या नहीं है, है सर। आपको कह दें कि ये मान लिया जाए C2H4 है, ये कार्बनिक है या नहीं है, है सर। आपको कह दें कि ये PO4 है, कार्बनिक है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है। तो जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो जाए उसको कार्बनिक पदार्थ, जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होगा उसको क्या चीज, अकार्बनिक पदार्थ। तो दूसरी बात यहाँ पर समझिएगा कि अगर आपके शरीर में, किसके शरीर में, मानव शरीर में यदि जल का अभाव हो जाए, किसका अभाव हो जाए, जल का। जब जल का अभाव हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या चीज कहते हैं, डिहाइड्रेशन। नाम बोलिए कौन सा चीज, डिहाइड्रेशन। अब इसको और तोड़कर थोड़ा बता दें, डी का मतलब होता है कमी। डी का मतलब क्या होता है, कमी। और हाइड्रेशन का मतलब होता है जल। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जल। जब जल की कमी होगी तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो कभी कभी देखिएगा ना, जब छोटा झोला छाप डॉक्टर जब आपके घर पे मरीज को देखने जाएगा तो उसको पानी चढ़ाता है, देखते हैं ना, सलाइन चढ़ाता है। तो सलाइन चढ़ाने का मतलब कि आपके शरीर के अंदर पानी का जो अभाव था वो डिहाइड्रेशन कहला गया। तो डी का मतलब क्या हो गया, कमी। डी का मतलब क्या हो गया, कमी। तो डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए बताइए दोबारा आपके शरीर में जल देगा कि नहीं देगा, देगा। और ये जो जल देता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं रिहाइड्रेशन। क्या चीज कहते हैं, रिहाइड्रेशन। तो जल का अभाव होना क्या चीज कहलाया, डिहाइड्रेशन। और जल जब आपके डिहाइड्रेशन को समाप्त करता है तो क्या होता है, रिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है, रिहाइड्रेशन। दो शब्द क्लियर हुआ। और आपके सीटेट के टॉपिक में इतने सा है कि भैया जल को अकार्बनिक पदार्थ है। आपके मानव शरीर में 60 से 75% जल पाया जाता है। जल की कमी को आपके शरीर को खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है जल के माध्यम से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिहाइड्रेशन। इतना कहीं को दिक्कत है। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और समझिए कि डाइजेशन होने के बाद जो आपके भोजन में जितना भी आपका पोषक तत्व था, क्या चीज था, पोषक तत्व था, तो इस पोषक तत्व का अवशोषण होता है। क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। ये उस पोषक तत्व को कोशिका तक वहां पर छाना जाता है। फिर इस पोषक तत्व को ब्लड में भेजा जाता है। किसमें भेजा जाता है, ब्लड में। और ब्लड से फिर हर एक कोशिका में जाएगा, जहां जिसको जितना जरूरत होगा वहां तक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन बहुत ऐसा भाग ऐसा है जो कि हम लोग भोजन तो करते हैं, जो भोजन पचने का होगा वो पच जाएगा, लेकिन जो अपचित भोजन
भोजन होगा। अपचित भोजन का मतलब समझते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। कैसा फूड? अनडाइजेस्टेड फूड होगा, एक ऐसा भोजन जिसका कि पाचन हुआ नहीं है, या जो अपचित है, जो पचता नहीं है, तो क्या वो शरीर के अंदर ही रखते हैं क्या? नहीं, उसको शरीर से बाहर करते हैं कि नहीं करते हैं? जब उस अपचित भोजन को शरीर से हमको बाहर निकालना होता है, जब उस अपचित भोजन को शरीर से हमको बाहर निकालना होता है, तो इसी विधि को हम लोग कहते हैं निष्कासन। क्या चीज कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। नाम बोलिए कौन सा? निष्कासन। ये इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन। क्या चीज कहते हैं? एक्सक्रेशन। अब यहाँ से सवाल पूछने की संभावना अधिक होती है कि भैया निष्कासन जो होगा वो मानव शरीर के अंदर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, आपके पास एक ग्रंथि होता है, जिस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं स्वेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड कहते हैं? स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। जो आपकी स्किन के ऊपर पसीना निकलता है ना, तो वो एक ग्रंथि के माध्यम से निकलता है, जिस ग्लैंड का नाम क्या है? स्वेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। इसको हम लोग श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? श्वेत ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। आपके शरीर के अंदर किडनी है, नाम सुने होंगे आप। क्या चीज है आपके शरीर के अंदर? किडनी है। तो ये किडनी भी कुछ ना कुछ निकालता होगा। जैसे ये किडनी जो है अमोनिया को निकालता है, या अमोनिया नाइट्रोजन वाले कंटेंट को, जिसके अंदर कि नाइट्रोजन मौजूद रहता है, ये नाइट्रोजन पदार्थ को निकाल देता है। और नाइट्रोजन पदार्थ के अंदर आप में पेशाब में है कि नहीं मौजूद है? पेशाब के अंदर यूरिया मौजूद होता है, और जो दूसरा जीव है उसके अंदर यूरिक एसिड भी मौजूद रहता है, उसके अंदर अमोनिया भी मौजूद रहता है। तीसरा बात यहाँ पर समझिए, तीसरा है आपके पास लीवर। क्या चीज है? लीवर। ये लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। तो ये कुछ आपके पास अंग था जहां से कि उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है। क्या निकलता है? उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। कौन सा चीज कहते हैं? एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सा चीज निष्कासित होता है, तो स्वेट ग्लैंड से क्या निष्कासित होता है? पसीना। कौन सी ग्रंथि से पसीना निकलता है? श्वेत ग्रंथि। अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला कौन सा है? आपका लीवर है। किडनी क्या पेशाब को बाहर करता है कि नहीं करता है? यूरिन हम लिख दे यहाँ पर डायरेक्ट, यूरिन को क्या करता है? बाहर करता है। और इस यूरिन के अंदर याद रखिएगा कौन सा पदार्थ रहता है? नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ? नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ? नाइट्रोजन। जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगा वही पदार्थ उत्सर्जित होगा, अन्यथा वो पदार्थ उत्सर्जित किडनी के द्वारा नहीं होगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ से भोजन को पाचन कराए और एक तरफ से भोजन को निष्कासन किए। यहाँ तक क्लियर है? और इसके अंदर और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। इतना बोलिए क्लियर है? भोजन से कहीं पर भी सवाल आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। आपको कल का जो हम क्लास लेंगे इससे रिलेटेड जितना सवाल अब तक सीटेट में 2011 से लेकर 2024 तक है, यहाँ तक जितना भी सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से, आपको हम सारा का सारा कराएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से लाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से आपको उठा लाएंगे, और आपको आईना दिखाएंगे कि देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। कोई दिक्कत? एक बार फटाफट रिवीजन कर लिया जाए। रेडी है बोलने के लिए? चलिए एक बार सर फटाफट रिवीजन कीजिए, फिर हम लोग भोजन संरक्षण के बाद स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ेंगे कि आप में कौन कौन सा रोग होता है। और ज़्यादातर देखिए सीटेट के अंदर जो रोग है वो दो ही तो ज़्यादातर पूछा जाता है, एक मलेरिया, दूसरा एनीमिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से सवाल होता है, एक मलेरिया से, दूसरा कैसे एनीमिया। देखिए एक बात हम और आपको बता दे कोशिश करें कि देखिए जितना भी पार्ट साइंस का है ना वो हम पढ़ा देंगे आपको, लेकिन बड़े डिटेल से। थोड़ा सा हम लेंथ चले जाते हैं। क्यों जाते हैं सर? कारण क्या है कि अगर इनसे सवाल आए तो किसी भी हाल में ना छूटे, थोड़ा इसीलिए हम आपको जो है ना डीप थोड़ा ले चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा चीज़ डीप बताना पड़ता है। अभी हम कहते हैं कि भोजन, हम आते और आपको भोजन पढ़ाना शुरू करते, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है। अब आप दूसरे को बता दोगे कार्बोहाइड्रेट कहते किसको है, प्रोटीन कहते किसको हैं, वसा कहते किसको हैं, इससे क्या क्या होता है, टुकड़ों में टूटता है तो क्या होता है, कैसे टुकड़ों में टूटता है, अब आप दूसरों को बता सकते हैं। हम डायरेक्ट आ जाते आपको कार्बोहाइड्रेट बोल के सब निकल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल करने का मतलब यह है कि आपका जितना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन किस तरीके से, किस मेथड से बना दे, आपको उलझा सकता है ना। कंपटीशन क्या है? आपको फंसा देना, और मेरा काम क्या है? उस फंसे हुए चीज़ों से निकालना। यही तो मेरा मुख्य मतलब काम है यहाँ पर, कि जो आपको दिक्कत है उसको क्या कर देना, निकाल देना। लेकिन आपका जो मेन एग्जामिनर लेने वाला है उसका काम है कि आपको किसी भी हाल में हम फंसाएंगे।
लेकिन मेरा काम क्या है कि जो चीज में आप फंस रहे हैं उससे आपको कैसे निदान दिला सके। तो थोड़ा सा अगर हम आपको डीप बता दें तो आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी। या देखिए, अगर अभी भी हम कहते हैं अगर आपको दिक्कत है कि सर इतना नहीं जाइए, एकदम थोड़ा हल्का हल्का हम निकाल देते, हमको वो भी आता है, बनिया मार के भी हम पढ़ा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा क्या है ना कि आप क्वेश्चन देखो तो आपको पता चल जाए कि हम पढ़ के गए हैं। या ऐसी क्षमता रखिए, कोई भी विषय पढ़िए, आप सीडीपी पढ़ो, आप मैथमेटिक्स पढ़ो, या आपके पास जो भी विषय है, इतना पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ाने की क्षमता रखो कि हम दूसरे को बता सकते हैं। तब ना होगा कि नहीं भाई फलाने आदमी से आप पढ़ कर आए हैं तो मेरे नॉलेज का हो जाने का क्या फ़ायदा। हम आपको पढ़ा रहे, इसका मतलब आप कुख्यात बन जाइए कि किसी भी कोई भी हमको सवाल दे हम किसी भी तरह से बना ही देंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर हम कहते हैं हल्का हल्का हम निकाल के चले जाएं, देखिए सीटेट बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा छोटा सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा दिया गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो चीज़ दिया उसका रिलेशन करके पढ़ा दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो उसी तरह से होता है कि हम थोड़ा सा आपको डीप बता देते हैं, घबराना नहीं, समय थोड़ा लग जाए लेकिन कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। कोई परेशानी आप लोगों को? आगे बढ़ जाए हम। देखिए कल इससे भोजन का हम टोटल क्वेश्चन आपको कराएंगे। आज हम थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा पार्ट है उसी को हम निकाल दे रहे हैं। एक बात यहाँ पर, और कल एक पार्ट हम छूटा हुआ था बताने के लिए कि किस चीज़ को कहाँ से लाया गया है, और प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस चीज़ को कहाँ से लाया गया है, नहीं लाया गया है, उस चीज़ को हम आपको बताना। कल हम समय कम पड़ने के कारण हम नहीं बता पाए थे। जैसे कि कल हम लोग विटामिन का नाम बता दिए थे ना आपको कि विटामिन कैसे कैसे था, कैसे कैसे नहीं था, वो सारी बात बता दिए थे। अब एक बात इसके अंदर सीखना है आपको, याद कर रख लेना है कैसे क्या है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर खाद्य पदार्थ आपका दिया हुआ है, एक खाद्य पदार्थ है मिर्ची, दूसरा क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है अमरूद, फिर है कौन सा भिंडी, फिर कौन सा है कॉफी, गोभी है, मटर है, सोयाबीन, बैंगन, केला, पालक, ये सारा कुछ कुछ आपका दिया हुआ है। और ये कहाँ से लाया गया है, ठीक है, ये कहाँ सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जैसे कि इसके मिर्ची और आलू के बारे में पूछा था कि उसको किस देश से लाया गया है, आपको ये याद रख लेना है। सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद, एक बार नाम बोलिए कौन सा, मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद, इसको किस देश से लाया गया है, दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से लाया गया है, दक्षिण। किसको देखिए, कौन सा मिर्ची, दूसरा कौन सा आलू, तीसरा कौन सा टमाटर, अगला कौन सा अमरूद। फिर से बोलिएगा कौन सा, एक एक करके दल खिचड़ाने बनाइए। पहला नाम बोलिए मिर्ची, दूसरा, तीसरा, अगला, पहला, दूसरा, तीसरा, अमरूद। कहाँ, दक्षिण अमेरिका से कौन कौन, मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद। एक बार फिर बोलिए, मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद। कहाँ से, दक्षिण में। किसको किसको, एक बार फिर से, मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद, कहाँ से। एक क्लियर हो गया, मिर्ची कहाँ से लाया गया, आलू कहाँ से लाया गया, टमाटर कहाँ से लाया गया, अमरूद कहाँ से लाया गया, दक्षिण अमेरिका से क्या क्या लाया गया, याद हो गया। दूसरा है भिंडी और कौन सा, कॉफी, ये कहाँ से लाया गया, अफ्रीका। भिंडी कहाँ से, अमरूद कहाँ से, अफ्रीका से, अफ्रीका से, वाह। मिर्ची कहाँ से, दक्षिण में। भिंडी कहाँ से, कॉफी कहाँ से, टमाटर कहाँ से, दक्षिण। मिर्ची, आलू, भिंडी, कॉफी, दो क्लियर हो गया। तीसरा गोभी, गोभी, मटर, गोभी, कॉफी, कॉफी, मिर्ची, गोभी, मटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे हम। सोयाबीन कहाँ से लाया गया, सोयाबीन कहाँ से, सोयाबीन कहाँ से, मिर्ची कहाँ से, अमरूद कहाँ से, टमाटर कहाँ से, भिंडी कहाँ से, भिंडी पाकिस्तान, भिंडी कहाँ से, अफ्रीका से। मटर कहाँ से, सोयाबीन कहाँ से। इतने से याद रखिएगा, भारत से छोड़ दीजिएगा, भारत से जल्दी। क्लियर हो गया ना। मिर्ची कहाँ से आ गया, भिंडी कहाँ से आ गया, गोभी कहाँ से आ गया, सोयाबीन कहाँ से आ गया, परवल कहाँ से आ गया,
ऊपर जो नहीं था वो नीचे था, तो भारत से आ गया। दूसरी बात, आम कहाँ से आ गया? टमाटर कहाँ से आ गया? टमाटर, अमरूद, सोयाबीन, चीन से कौन लाया गया? दक्षिण अमेरिका से क्या क्या लाया गया? अफ्रीका से क्या लाया गया? यूरोप से क्या लाया गया? चीन से क्या लाया गया? इतना बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत?